हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने भारत को भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया था, जिसमें हमने उसे 6 भागों में बांटा था। पहला था आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हमने देखा हुआ था मध्य के मैदानी क्षेत्र, उसके बाद देखा था हमने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, फिर हम गए थे थार के मरुस्थल की ओर, फिर हमने किया था तटीय मैदान क्षेत्र जो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र हैं। उसके बाद हमने देखा हुआ था द्वीप समूह। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। गुरुकुल एकेडमी बसना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। भारत का जो भौगोलिक वर्गीकरण किया था हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, उनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला होता है आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका होता है हिमालय और फिर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ। पहला हमने देखा ट्रांस हिमालय, जो कि इस रेड लाइन के इधर वाले एरिया को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांस हिमालय। और ये बीच वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हिमालय, और उसके नीचे वाले एरिया को हम, इधर वाले जो आपके 7 सिस्टर जहां रहते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। ठीक है, अब इनका भी फिर से क्लासिफिकेशन किया गया, हम आगे देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका काराकोरम की पहाड़ियां, काराकोरम। दूसरा आपका लद्दाख, और उसके बाद जो थर्ड वाला दिख रहा है आपका जास्कर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमारा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया, ट्रांस हिमालय, हिमालय और 7 सिस्टर्स की पहाड़ियां। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो हम देख रहे हैं ट्रांस हिमालय को हमने 3 पार्ट में वर्गीकृत किया है, काराकोरम की पहाड़ियां, लद्दाख की और जास्कर की पहाड़ियां। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो है हिमालय को हमने 3 भागों में अगेन क्लासिफाई किया है। पहला वाला पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, बीच वाला पार्ट आपका मिड हिमालय, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं हम शिवालिक हिमालय। ठीक, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे की क्लास में। अब देखते हैं जो 7 सिस्टर की पहाड़ियां हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके इधर से, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इनकी जो पहाड़ियां उनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। अब हम देख रहे हैं काराकोरम जो हमारा स्थित है, काराकोरम की जो पहाड़ियां हम देख रहे हैं जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहां पे है? ट्रांस हिमालय पे स्थित है। ट्रांस हिमालय पे स्थित है। ये हमारा भारत का हमने ऊपरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र को हमने बनाया है। ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालय है ये वाला पोर्शन है आपका। ठीक, तो यहाँ पे भी जो काराकोरम की पहाड़ियां हैं वो शुरू होती हैं यहाँ से। यहाँ एक गांठनुमा संरचना है, इसको हम बोलते हैं, ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं हम पामीर की गांठ। ठीक है, और ये कहाँ तक जाती है? हमारी जो पहाड़ी है ऐसे शुरू होती है और वो करीब यहाँ तक जाती है। ये वाला एरिया है आपका, इसको बोलेंगे हम गिलगिट नदी क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा जो काराकोरम की पहाड़ियां हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं? वो पामीर की गांठ से गिलगिट नदी क्षेत्र तक विस्तृत हैं। ठीक है, अब देखें इस पामीर की गांठ के इस वाले एरिया में, यहाँ जो पहाड़ियां उनको बोलते हैं हम हिंदू कुश की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं इनको? हिंदू कुश की पहाड़ियां। और जो इसके ऊपरी क्षेत्र में है इनको बोलते हैं हम कुल्लुन सान की पहाड़ियां। कुल्लुन सान
की पहाड़ी, और इसके जस्ट बाजू में है टीन शान की पहाड़ी। ठीक है, तो क्या देखा आपने अभी, जो काराकोरम का विस्तार है वो पामीर की गांठ से, मतलब यहां से लेकर गिलगिट नदी क्षेत्र तक है, और इस पामीर की गांठ के ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर एक पहाड़ी है, इसको हम बोलते हैं कुल्लुन सान की पहाड़ी, और उसके दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू कुश की पहाड़ी। कुल्लुन सान के बाजू में है एक पहाड़ी जिसको हम बोलते हैं टीन शान की पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले एरिया में एक दर्रा है जो क्या करता है, इस दर्रा का नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो क्या करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाता है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे आप लोग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाता है ये खैबर दर्रा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें देखिए हम एक इसमें देखें अब घाटी, हम घाटी किसको बोलते हैं, घाटी क्या होता है आपका, अगर दो पहाड़ हैं और उनके बीच के समतल भूमि को, दो पहाड़ के बीच के समतल भूमि को हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। लिख लेंगे आप लोग, दो पहाड़ के बीच के समतल भूमि को हम घाटी बोलते हैं। ठीक, घाटी समझ में आ गया आप लोगों को। आपने सुना होगा नदी घाटी, नदी घाटी, नदी घाटी किसको बोलेंगे, नदी बहती रहती है और नदी बहकर अपने साथ क्या लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। तो नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी वाले समतल मैदान को, ठीक है, नदी बहती रहती है और अपने साथ मिट्टी लेते हुए चलती है, उपजाऊ मिट्टी लेते हुए चलती है। अब सपोज नदी का विस्तार यहाँ तक है, फिर यहाँ से वापस इधर आ गया, ठीक है, और फिर नदी अपना ऐसा बहने लगा, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा समतल भूमि जो बन जाती है, इसका बोलते हैं हम नदी घाटी। अब देखते हैं कुछ विशेष जानकारी, जिसमें सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो आप बोलेंगे K2 या गोडविन ऑस्टिन की पहाड़ियां। इसमें जो K2 है, K2 के पहले K का मतलब होता है कारा और दूसरे K का मतलब है कोरम, इसी से इसका नाम पड़ा काराकोरम की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और विश्व में इसका स्थान दूसरे नंबर का है। तो विश्व में पहले नंबर का स्थान किसका है, विश्व में पहले नंबर का स्थान है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8850 मीटर, जो कहाँ स्थित है, नेपाल में। इसका दूसरा नाम है जिसको हम सागर माथा भी बोलते हैं। ठीक है, भारत को चाइना से जोड़ने वाले दर्रे का नाम भी काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो क्या करता है, भारत को चाइना से जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं काराकोरम दर्रा। और काराकोरम भारत और अफगानिस्तान की भी सीमा बनाती है। ये जो K2 है, K2 पर्वत श्रृंखला है, वो कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके POK पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। इसलिए जो K2 पर्वत श्रृंखला है वो भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और साथ में पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं, जिनका विस्तार हमने देखा हुआ है, जिनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पामीर की गांठ से गिलगिट नदी क्षेत्र तक। कहाँ तक, गिलगिट नदी तक। ठीक है, तो इसमें दो ग्लेशियर भी हैं, जिसमें सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है उसका नाम है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर भी पर्वत होते हैं, बट ये पर्वत क्या है, पूरे बर्फ से ढके हुए होंगे। इसी सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है।
ठीक है। और हमने क्या देखा इसमें कि यहाँ पे एक खैबर दर्रा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाती है। साथ में हमने देखा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा क्या करता है, भारत और चाइना को मिलाती है। और काराकोरम भारत और अफगानिस्तान की भी सीमा। देखें लद्दाख जो कि कहाँ पे स्थित है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ट्रांस हिमालय पे स्थित है। इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, ये लद्दाख की पहाड़ियाँ मान लें, इसमें जो पहली पहाड़ी है इसको बोलते हैं हम राका पोशा की पहाड़ी, इसको बोलते हैं हम राका पोशा की पहाड़ी। दूसरी जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं हम हरमेशा की पहाड़ी। और जो एक समतल भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार जो भारत का सबसे ऊंचा, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार है। इसके बाद हम देखते हैं, ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हमने देख लिया है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने देखा काराकोरम की पहाड़ियाँ जो कहीं पामीर की गांठ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होती हैं, गिलगिट नदी क्षेत्र पर, गिलगिट नदी पर खत्म होती हैं। उसके बाद हमने देखा लद्दाख की पहाड़ियाँ, फिर जास्कर की पहाड़ियाँ। जास्कर की पहाड़ियों में एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, अब देखें जो लद्दाख की पहाड़ियाँ हैं और जो जास्कर की पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य से एक पर्वत श्रृंखला होकर निकलती है जिसका 20% हिस्सा भारत में है और 80% हिस्सा कहाँ पर है, तिब्बत से, तिब्बत में। ठीक है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो कैलाश पर्वत श्रृंखला पे एक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उस ऊंची चोटी का नाम है कैलाश पर्वत। उस ऊंची चोटी का नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के बाजू में एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील नोट करते चलेंगे आप लोग, मानसरोवर झील। और कैलाश पर्वत के बाईं ओर ऊपर और नीचे 2 ग्लेशियर्स हैं। मैंने ग्लेशियर बताया आपको, पर्वत होते हैं जो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। इन ग्लेशियर में ऊपर वाले ग्लेशियर का नाम है आपका सोनोख्या ग्लेशियर और नीचे वाले का नाम है राकसथाल ग्लेशियर। तो सोनाख्या ग्लेशियर क्या है, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। और राकसथाल ग्लेशियर से सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। लद्दाख और जास्कर के मध्य से एक पहाड़ी निकलती है जिसको पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम कैलाश पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। कैलाश पर्वत श्रृंखला के ऊंचे पर्वत के सबसे ऊंची चोटी को हम कैलाश पर्वत बोलते हैं। कैलाश पर्वत के बाजू में एक झील है जिसको हम मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। मानसरोवर झील के बाईं ओर ऊपर और नीचे 2 ग्लेशियर हैं। ऊपर वाले ग्लेशियर को हम सोनख्या ग्लेशियर के नाम से जानते हैं और नीचे वाले ग्लेशियर को हम राकसथाल ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। सोनख्या ग्लेशियर सिंधु नदी का उद्गम और राकसथाल ग्लेशियर सतलज नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब जो सतलज नदी है जो कहाँ से निकलता है आपका, राकसथाल ग्लेशियर से, वो यहाँ कहीं हिमाचल प्रदेश पे एक दर्रा है जिसका नाम है आपका सीप किला दर्रा। यहाँ से जो नदी आपका सतलज नदी का उद्गम स्थान है आपका राकसथाल। तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के इस दर्रे से, सीप किला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखें जो हमारा मानसरोवर झील है इसके ऊपर की ओर यहाँ पर एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है, ऊपर वाले ग्लेशियर का नाम है थेमचुंगडुंग ग्लेशियर। थेमचुंगडुंग ग्लेशियर जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो
थेमचोंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से होते हुए, कहाँ से, तिब्बत से होते हुए, यहाँ देख लें, वो कहाँ से, तिब्बत से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश पे प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये आसाम में जाती है, आसाम के बाद वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखते हैं। तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दी होंग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दी होंग नदी। उसके बाद प्रवेश करती है आसाम में, आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तिब्बत में हम इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दी होंग नदी के नाम से जानते हैं, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और बांग्लादेश में जानते हैं हम इसको जमुना नदी के नाम से। अब देखें, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में पश्चिम की ओर से एक नदी प्रवेश करती है, ये नदी आपकी गंगा नदी, जो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नदी। पश्चिम की ओर से गंगा नदी आती है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही जिसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। और पूर्व की ओर से एक नदी आती है जो आसाम से होते हुए, आसाम में इसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसमें प्रवेश करती ही, बांग्लादेश में प्रवेश करती ही इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। दोनों का जो संगम है वहां पे एक डेल्टा बनता है, और डेल्टा के साथ एक तीसरी नदी होके निकलती है जिसका नाम है मेघना नदी। ये जो मेघना नदी है वो डेल्टा बनाते हुए समुद्र में मिल जाती है। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ओके। ये जो डेल्टा निर्मित हो रहा है यहाँ पे मेघना नदी द्वारा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जो भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो डेल्टा होता है क्या, डेल्टा दलदली क्षेत्र होता है, और दलदली होने के कारण इसमें एक खास किस्म की वनस्पति पाई जाती है जिसको हम मैग्रोव वनस्पति कहते हैं। तो सर्वाधिक मैग्रोव वनस्पति पाई कहाँ पाई जाती है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलेंगे, सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। पूर्व की सारी नदियां हैं जो समुद्र में मिलकर वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पश्चिम से आने वाली सारी नदियां समुद्र में मिलकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो GWDF ये क्या है, ये है ग्रेट वाटर डिवाइडिंग फॉल्ट, जो क्या काम करता है, पूर्व के नदियों को पश्चिम में आने से और पश्चिम की नदियों को पूर्व की ओर जाने से रोकता है। इसीलिए पूर्व की नदियां पूर्व में ही बहती हैं और पश्चिम की नदियां पश्चिम में ही बहती हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का जो पहला भाग है ट्रांस हिमालय, वो यहीं समाप्त होता है। अब देखेंगे हम हिमालय, उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ।